खैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जाकर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, शहर में सफाई की अभी भी अबतर सूरत हाल है और सुबह सुबह घर से बाहर निकलते रोड्स पर आते ही कूड़ा आपको वेलकम करता है और इंसान का सारा मूड खराब होकर रह जाता है। शहर के मेन इलाकों में भी डंपिंग साइट्स बन चुकी हैं और कूड़े के इतने ढेर लग चुके हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज से मुतल्लिका इदारे भी खूब जोर आजमाई कर रहे हैं कि सफाई के मामलात कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसके बावजूद कोई खातिर ख्वाह हालात में बेहतरी नहीं आ पा रही, क्योंकि मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, पानी सर से ऊपर गुजर चुका है और अब ये तमाम मामलात को कंट्रोल करना यकीनी तौर पर इस सारी सूरत हाल ने LWMC अफसरान को भी मुश्किल में डाल दिया है। और इस सारी सूरत हाल में हमारे शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। गंदगी से ताफुन उठने लगा है, कई बीमारियां फैल रही हैं, बदबू ने शहरियों का सांस लेना मुहाल करके रख दिया है। नाज़रीन, शहर के मसाइल समेत कुछ अहम मजीद मामलात पर हम आज के प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, मुनफरिद खबर की कहानी आपने जान ली है। आगे बढ़ते हैं, आपकी सफरी सहूलियात की आसानी के लिए आपको फ्लाइट और ट्रेन शेड्यूल दिखाते हैं। फ्लाइट शेड्यूल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिटेल्स में आपको बता देती हूँ। फ्लाइट नंबर PF124 लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरेगी 10:45 पर। फ्लाइट नंबर PK303 लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरेगी सुबह 11 बजे। फ्लाइट नंबर ER543 लाहौर से कोयटा के लिए उड़ान भरेगी 10:55 पर। अराइवल्स की बात की जाए तो फ्लाइट नंबर PF123 कराची से लाहौर पहुंचेगी 9:45 पर। फ्लाइट नंबर PF143 कराची से लाहौर पहुंचेगी 3:15 पर। फ्लाइट नंबर PK323 कोयटा से लाहौर पहुंचेगी 2:10 पर। ट्रेन शेड्यूल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिटेल्स में आपको बता देती हूँ। खैबर मेल लाहौर से पेशावर के लिए रवाना होगी 6:30 पर। ग्रीन लाइन लाहौर से मारगला के लिए निकलेगी 3:45 पर। तेजगाम लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी 1:15 पर। अराइवल्स की बात की जाए तो पाक बिजनेस एक्सप्रेस कराची से लाहौर पहुंचेगी 10:30 पर। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से लाहौर पहुंचेगी 6 बजे। कराक्रम एक्सप्रेस कराची से लाहौर पहुंचेगी 10:15 पर। फ्लाइट और ट्रेन शेड्यूल आप जान चुके हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आपने बचना है किसी भी तरह की परेशानी से तो फिर एक बार इंक्वायरी सेंटर कॉल करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। नाज़रीन, अभी कुछ बात करते हैं उस अहम मामले के हवाले से जो कि पूरा शहर हमने देखा कि शहरी बहुत परेशान रहे हैं। डकैती की, राहज़नी की वारदातें इतनी बढ़ गई हैं। और नाज़रीन, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी तो बहुत बुलंदोबांग दावे किए जाते थे कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इदारों की इस्लाहात के बारे में बहुत बात की जाती थी। खास तौर पर महकमा पुलिस पर बहुत तनकीद की जाती थी, लेकिन हुआ वही जो हर ऑपोजिशन पार्टी के हुकूमत में आने के बाद होता है, मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ। साल 2020 में भी महकमा पुलिस में इस्लाहात का नारा सिर्फ कागजी साबित हुआ है। 2020 में भी लाहौर जराइम पेशा नासिर के निर्गए में रहा है। पुलिस की जानिब से लाहौरियों को जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जबकि गुज़िश्ता साल की निस्बत जराइम की शरह में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब पुलिस में इस्लाहात के नाम पर तबादलों के झक्कड़ खूब चले हैं। पुलिस एहतसाब के नाम पर दर्जन भर थानेदारों को हवालात की हवा भी खाना पड़ी है, जबकि लाहौर पुलिस की कमान 3 बार तब्दील हुई है। DIG ऑपरेशंस और 4 SSP ऑपरेशंस को भी बदला गया, लेकिन जराइम पेशा अफराद को नकेल फिर भी ना डाली जा सकी, वो आज भी आजाद है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2020 के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 370 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि 25 शहरियों को डाकुओं ने मौत के घाट उतार दिया। अंधे कत्ल की 33 वारदातें हुई। 2020 के दौरान लाहौर में डकैती की 75 और राहज़नी की 3000 से जायद वारदातें हुई हैं और शहरी करोड़ों रुपए और कीमती सामान से महरूम हो गए। इसके अलावा दीगर जराइम की शरह में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। साल 2020 में कौन कौन से जराइम की शरह में इजाफा हुआ है, जराइम के कौन कौन से बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं, पुलिस रिफॉर्म्स के दावों पर कितना अमल हुआ है, इन सब मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद सरफराज। आपको खुश आमदीद कहते हैं। सरफराज, 2020 साल 25% जराइम की शरह में इजाफा क्यों हुआ?
सबसे पहले तो आपने पहले बात की कि 3 दफ़ा जो है वो पंजाब पुलिस की कमान को तब्दील किया गया। 3 दफ़ा जब आपकी कमान तब्दील होती है तो इससे ये पता चलता है कि जो महकमे के अंदरूनी हालात हैं वो जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। वो इस तनासर से ख़राब होना शुरू होते हैं कि जो आईजी आएगा वो अपनी लॉबी को मुतहरिक करेगा और वो अपने लोगों को लेके आएगा। बिल्कुल ऐसा ही सबसे पहले तो जैसे ही अफसर तब्दील होता है नीचे का पूरा हमला तब्दीलियों की जद में आता है। आपने कहा कि 4 एसएसपी तब्दील हुए। हाँ। वो कैसे तब्दील हुए? जब कमान चेंज होती है तो डीआईजी ऑपरेशन भी चेंज होता है, इन्वेस्टिगेशन भी चेंज होता है। जब कमान चेंज होती है तो डीपीओज को भी तब्दील किया जाता है, शहर के एसपीज को भी तब्दील किया जाता है। जो आईजी कमान संभालता है उनकी अपनी एक लॉबी होती है, वो लॉबी उसके बाद मुतहरिक होती है और उसके बाद जो है वो तब्दीलियों का नया सिलसिला एक शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ ऐसे केसेस भी आए कि अगर 1 माह पहले जो है वो किसी ने चार्ज लिया किसी डिवीजनल एसपी का और उसके बाद जो है वो आईजी की जो है वो नया आईजी आया तो 1 माह बाद ही उसको तब्दील कर दिया जाता है। आपस के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा रहे। जी, अंदरूनी इख्तलाफात तो 2020 में सबसे जो है वो अहम अंदरूनी मसला तब आया कि जब शोएब दस्तगीर साहब के वो जो एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें तमाम तर अफसरान की जानिब से शिरकत की गई और इसकी एक लिस्ट मुरतब हुई और वो जो लिस्ट बनाई गई उस लिस्ट पर जो है वो तमाम तबादले हुए और वो हमारी आंखों देखा हाल है कि जो आरपीओज और डीपीओज स्पेशली कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको हिट लिस्ट पे रखा गया। 7 ऐसे लोग थे जिनको हिट लिस्ट पे रखा गया कि इन्होंने जी आईजी पंजाब का साथ दिया सीसीपी लाहौर के साथ जब उनका झगड़ा हुआ। वो 5 से 7 लोग जो हैं वो 5 से 7 लोग जो हैं वो ना सिर्फ शहर में बल्कि उनको सुबह बदर किया गया, पंजाब में भी नहीं रखा गया। तो जब इस तरह के महकमे में हालात पैदा होंगे तो फिर हम जो है वो अपने अंदरूनी मामलात को देखते रहेंगे। हमने क्या पकड़ने हैं डाकू, हमने क्या चोर पकड़ने हैं। अच्छा सरफराज, मुझे ये बताइए कि साल 2020 में सबसे ज़्यादा किस तरह की वारदातें होंगी, किस नौयत के वाक़यात जराइम पेशा अफराद ने ज़्यादा किए? सिदरा, जो भी सीसीपी लाहौर नया आया है और उमर शेख साहब ने भी आके अपना नया फार्मूला दिया। उमर शेख ने भी आके फार्मूला दिया और उससे पहले जो है वो जुल्फ़कार हमीद साहब सीसीपी लाहौर रहे। दावे किए जाते हैं लेकिन शहर का क्राइम जो है वो रेट कम नहीं हुआ, दिन ब दिन इजाफा होता गया। आपने खुद बताया कि 25% इजाफा हुआ है और अच्छा 2020 में कत्ल की वारदातें हुई, डाकुओं के हाथ लोग लुटते हुए नजर आए। मेरे जहन में एक केस है जो आज तक वो लोग अभी तक पकड़े नहीं जा सके। फोर्सेस की वो वर्दी पहनते हैं, लॉ एनफोर्समेंट की वर्दी पहनते हैं। रोज इस तरह के वाकयात होते हैं, ऐसा ही है। हाँ। और जो सरहदी इलाके हैं शहर के, वहां पे वो वारदात करते हैं और वारदात करने के बाद वो लोगों को मारते भी हैं, मुज़ाहमत पे लोगों को कत्ल भी करते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो इस वक्त अपने अंदर के मामलात में इतनी उलझी हुई है कि उनको बाहर क्या पता है कि गैंग क्या कर रहे हैं। जो भी एसपी, अब एसपी सीआईए लाहौर थे, उनको पता चल गया था कि काम करने का तरीकाकार उनको पता था कि ये मैंने करना है और गैंग भी पकड़े जा रहे थे। जिस बंदे को काम का नवीयत का पता चल जाता है और काम का पता चल जाता है और उसके बाद उसको तब्दील कर दिया जाता है। मुझे ये बताइए, अभी ये जो मैं सारी रिपोर्ट अपने देखने वालों के साथ शेयर कर रही थी कि 25% जराइम में इजाफा देखा गया है, इतनी वारदातें हुई हैं, इतने लोगों को कत्ल किया जा चुका है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये महकमा पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की जाती है ये वो रिपोर्ट है। जब महकमा पुलिस की जानिब से इस तरह की रिपोर्ट जारी की जाती है तो क्या उनको नहीं मालूम कि कौन कौन से इलाके में कौन कौन से ऐसे इश्तिहारी लोग मौजूद हैं? सिदरा, फिर घुमा के मैं वही बात करूंगा कि आप अपने अंदर के मसाइल तो हल करें ना पहले। आप अपने अंदर के मसाइल जब हल नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही होता जाएगा। दूसरी बात यह है कि हर डिवीजनल एसपी जो हैं वो उसको कहा जाता है कि आपने हर माह इतने इश्तिहारी जो हैं वो पकड़ने हैं। ठीक। अब तमाम तर जो 1 माह के बाद डाटा जो होता है वो पहले डीआईजी ऑपरेशन को जाता है, उसके बाद सीसीपी लाहौर को जाता है, उसके बाद जो है वो एक ख़ास ब्रांच रखी गई आईजी ऑफिस में, वहाँ पे जाता है। लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा, अगर मामला आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ।
मामला आगे ऐसे नहीं बढ़ेगा कि सजा और जजा का सजा और concept जजा बहुत का weak हो कंसेप्ट चुका जो है, अब दो लॉबी हैं पुलिस में, रैंकर लॉबी है, ठीक। सीएसपी लॉबी है। सीएसपी ने अपने बंदों को बचाना है, रैंकर से अपने बंदों को बचाना है। एसीआर की बारी आती है, अगर कोई आरपीओ है, कोई डीएजी ऑपरेशन लाहौर है या इन्वेस्टिगेशन है, उसने नहीं देखना कि ये मेरा एसपी है, इसके इतने चलानात हैं, इसके इतने मुकदमात हैं, इतने अच्छा लोगों को देखा है। आपने जब सब अच्छा लिख के भेजना है तो ऐसे नहीं होता। शेख उमर साहब की एक बात ठीक भी थी कि जब उन्होंने ये कहा कि फोर्सेस जैसा कानून लाया जाए 2020 में, ये बड़ी खबर समुंदर की तरह फैली और ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सिंध पुलिस और बलूचिस्तान पुलिस भी जो है ना वो वावेला में चाहे वहाँ पे कि सीसीपी लाहौर ने क्या ऐलान किया। लेकिन ऐलान से पहले आपको उन फोर्सेस के अबाउट देखना चाहिए कि उनको आप मुराद क्या दे रहे हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, इस सारी शेड्यूल को भी देखना चाहिए। अगर वो शेड्यूल बन जाता है इसी तरह तो फिर मैं समझता हूँ कि अमल दरामद हो सकती है, बेहतरी हो सकती है। अच्छा सरफराज, लाहौर शहर की कोई खास डिवीजन, कोई खास इलाके, कोई खास थाने जहाँ पर सबसे ज्यादा क्राइम होता है? लाहौर डिवीजन, लाहौर में जो है वो जो सिटी डिवीजन है वहाँ पे मंशियात फरोशी सरेआम है, और उसके साथ साथ सदर डिवीजन में कत्लो गारत, डकैती, राहजनी। सदर डिवीजन में सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो सदर डिवीजन में रिकॉर्ड किया जाता है। माल्टाउन डिवीजन की अगर बात की जाए तो इंतहाई भयानक सी सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे चोरी और मट्टी चोरी के बहुत सारे मुकदमात दर्ज हुए हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई देखता नहीं है, उसकी तरफ कोई नज़र नहीं डालता कि जो है वो चोरी के कितने मुकदमात हैं। तो अगर जब आप फॉलोअप रखेंगे, अफसरान फॉलोअप रखेंगे, तो इस किस्म के जो चोरी और राहजनी और इस किस्म के मामलात हैं उसमें कमी आएगी। अच्छा सरफराज, मुझे ये बताइए कि आप भी क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे और भी क्राइम रिपोर्टर्स हैं, वो भी, मैं न्यूज़ भी करती हूँ, मैंने भी देखा है हर रोज़ हम इतनी खबरें पढ़ रहे होते हैं, तस्वीर आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, मनशियात फरोश पकड़े गए, पतंग बेचने वाले पकड़े गए, कातिल पकड़े गए, इश्तिहारी पकड़े गए। पूरे साल में जितने लोगों को हम पकड़ चुके हैं महकमा पुलिस, जितने लोगों के पिक्चर्स आ चुकी हैं, जितनी हम खबरें चला चुके हैं, अब तो लाहौर शहर में इन लोगों का सफाया हो जाना चाहिए। सिद्रा, बात तो सच है मगर बात है रसवाई। मैं तो यही कहूँगा कि जब आप क्या है फिर आप एक बंदे को पकड़ते हैं और उसके बाद जो है वो उसकी जिम्नी जो है वो सच लिखने की बजाय झूठ लिख देते हैं, आगे अदालत उसकी जमानत ले लेती है। असल बात यह है कि जो थानेदार जिम्नी लिखता है, रिकॉर्ड लिखता है, अगर वो रिश्वत ना ले, पैसे लेके जो हकायक को मुनहरिफ कर दिया जाता है, अगर इसको मसख ना किया जाए तो ये जो लोग हैं, ये जो असल में डकैतियां करने वाले हैं, ये जो चोर हैं, छोटी छोटी चीज़ों को तो बेमायनी सा समझा जाता है ना इस महकमे में। अगर कोई बड़ी चीज़ है तो वो उसको मैनेज किया जाता है, मैनेज करके कुछ ऐसा रिटर्न में लिखकर अदालत में भेज दिया जाता है जिससे अदालत जो है वो उसकी जमानत ले लेती है। और जब वो जमानत से बाहर आता है तो फिर वही काम करता है। फिर वो ऐसे, ये कुछ आदी मुजरम हैं जो ऐसे काम करते हैं पुलिस के पास, जैसे इश्तिहारियों की लिस्टें होती हैं ऐसे ही लोगों की लिस्टें मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि आपने काम करना कैसे है, आपका तरीकाकार क्या है। आपका तरीकाकार अगर ठीक होगा तो फिर जो है वो काम होगा। अभी कुछ दिन पहले जो है वो मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि मैं गश्त पे मेरी ड्यूटी थी, तो मुझे जो ड्राइवर है उसने मुझे कहा कि आपको गाड़ी का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। अब वो बंदा एक ऑफिस से ऑपरेशन विंग में उसका ट्रांसफर हुआ, यानी वो ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है। पेट्रोलिंग के लिए उसको अपनी जेब से पेट्रोल जो है वो गाड़ी में डलवाना पड़ रहा है। जब वो अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएगा वो तो पूरे करेगा ना, तो वो तो फिर पूरे करेगा। हाँ। वो पेट्रोल से भी आगे जाएगा। तो इस किस्म की चीजें हैं। लाहौर का कोई एक इलाका, कोई एक थाना जिसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है? सोचना पड़ेगा या फिर नहीं मेरे पास है। हाँ, कुछ बेहतर रही है। मेरे पास है, सर्वर रोड थाना है, वहाँ क्राइम की रेशो बहुत कम है। वो कैंटोनमेंट कैंट का इलाका है, इसलिए फिर वहाँ पे क्राइम रेशो कम है। तो मुझे तो इतना पता है कि सर्वर रोड में इतना क्राइम नहीं है। लाहौर का
वो क्राइम सबसे कम क्राइम है वहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी केसेस भी नहीं है वहाँ पे और क्राइम भी बहुत कम है। अच्छा सरफराज, हमें ये बताइए कि नारा लगाया गया था पुलिस डिपार्टमेंट में इस्लाहात का, आपने भी सुना, हमने भी देखा, कितनी इस्लाहात लाई गई 2020 में, कितने नए कवानीन आए, कितनी चीज़ों को बदला गया, अफसरान तो बहुत बदले गए, लेकिन ये जो इस्लाहात का नारा था ये किस हद तक दुरुस्त साबित हुआ? इस्लाहात के चक्कर में हमने 3 आईजी बदले हैं। इस्लाहात के चक्कर में बिल्कुल हमने देखा कि ये आईजी इससे बेहतर होगा। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जो आईजी आरिफ नवाज खान साहब के बाद जो इन्होंने डिसीजन लिया वो खैर हुकूमती एक फैसला होता है, वो जिसको मर्जी आईजी पंजाब लगाते हैं। लेकिन जब इन्होंने आईजी पंजाब बदला है, इस्लाहात बेहतर होने की बजाय मामला बिगड़ा है। ठीक। अब आप इस्लाहात की बात करती हैं, इस्लाहात जो हैं वो अब इनाम गनी साहब आए हैं तो हर 1 माह में 2 मीटिंग्स होती हैं इनकी, वो सारी इस्लाहात के ज़िम्मे में ही होती हैं। लेकिन इस्लाहात पिछले एक पूरे साल में हमें तो नज़र नहीं आई, सवाए कि एक बंदा जो है वो एक ऑफिसर दूसरे की टांगे खींच रहा है, वो उसकी टांगे खींच रहा है, कोई आरपीओ लगने के लिए तरस रहा है, कोई डीपीओ लगने के लिए तरस रहा है। हमने इस पूरे साल में इस्लाहात नहीं देखी, हमने इस पूरे साल में खींचाता नहीं देखी। इतनी सारी फोर्सेस बन गई सरफराज, पीरो बनी, हमारी डॉल्फिन बनी, हमारी क्विक रिस्पांस यूनिट बनी कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस्लाहात यही थी कि पुलिस का रवैया तब्दील करना, लोग खौफ ना खाएं बल्कि लोगों के ये दोस्त बन जाए, लोगों के मुहाफ़िज़ बन जाए। लोग अभी भी खौफ में मुब्तला हैं, किसी के साथ कोई क्राइम हो जाता है, कोई डकैती चोरी हो जाती है तो पुलिस स्टेशन जाने से बहुत घबराया जाता है कि वहाँ जाएंगे बजाय इसके कि हमारी चीज़ें वापस आएँ, हमें जेब से लगाना पड़ेगा। अच्छा सिद्रा, सीसीपी अमीन वैंस थे, उन्होंने इस्लाहात में कोशिश की कि लोगों के साथ रवैया बेहतर रहे, लोग जो हैं वो बिला खौफ व ख़तर जो है वो उनके अंदर खौफ ना हो और वो थानों में जाएं। उन्होंने एडमन ऑफिसर की जो है वो एक सीट बनाई जिसमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया। उसमें बेहतरी आ रही थी, लेकिन जो महकमे के अंदर के मामला थे उसकी वजह से बेहतरी नहीं आई। उनके दौर में फ्रंट डेस्क का क़याम हुआ। फ्रंट डेस्क से भी जो है वो शहरी बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं, बिकॉज़ कि जब हमारा कोई आईडी कार्ड गुम होता है, हमारी कोई चीज़ गुम होती है तो पहले मुहर्रिर के पास जाना पड़ता था, वो जो है वो नए नए तरीके बताता था और उसके बाद जो है वो वापस लौटना पड़ता था, 4-5 दिन लग जाते थे एक गुमशुदगी की रपट के लिए। तो फ्रंट डेस्क का जो क़याम था वो एक बड़ा पॉजिटिव था, उसकी वजह से शहरी उससे पॉजिटिविटी आई है और एडमन ऑफिसर की जो सीट थी उसको ख़त्म कर दिया गया। अब हमें उसके बाद कोई पॉजिटिव इस्लाहात नज़र नहीं आई उनके दौर के बाद अभी तक जो है वो शेख उमर साहब की जानिब से। महकमा पुलिस का क्या प्लान है, नए साल पे क्या करने वाले हैं? अब मुझे लगता है कि कोई स्पेशल नहीं सिदरा होगा, बस ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। कोई वादा, कोई दावा कुछ तो किया होगा। दावे तो हर मीटिंग में किए जाते हैं। दावों का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दावे हर रोज, अभी आप एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास चले जाएं, डीएजी इन्वेस्टिगेशन के पास चले जाएं, तो वो आप बैठेंगे और आपको दावे बहुत सारे पुलिस अफसरान के नजर आएंगे, लेकिन काम वो है जो अमली है। हाँ। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, उनके मालो जान का तहफ़्फ़ुज़, हमने किस हद तक इस क्राइम को कम किया है? क्या इस क्राइम में सीसीपी लाहौर का फार्मूला चल सका? आपने अब तहफ़्फ़ुज़ की बात की, आपने पीरू फोर्स और डॉल्फिन की बात की। डॉल्फिन लफ्ज़ है अमन का, आपने तरक्की से लेके आए ना, ट्रेनिंग करवाई, एक दोस्ती का है लफ्ज़, अमन का लफ्ज़ है। डॉल्फिन को हम इस ज़िम्मे में लेते हैं। ठीक। अब डॉल्फिन फोर्स जब नहीं आई तो इनको समझाया गया कि आपने प्यार, मोहब्बत, अखलाक का दामन नहीं छोड़ना, लेकिन ऐसे वाकयात वक़ूअ-पज़ीर हुए, पुलिस के नक्शे कदम पे चल निकले हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आप हमारे साथ मौजूद रहे।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे बीते साल की, जो कि बहुत तेजी के साथ इख्तिताम की जानिब गामजन है। बस चंद रोज रह गए हैं, लेकिन साल 2020 किसी इम्तिहान से कम नहीं था। इस साल के दौरान जितने चैलेंजेस का सामना आवाम और हुकूमत को करना पड़ा है, उसकी मिसाल शायद ही कभी माजी में मिलती हो। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, और जब दिल के मामलात की बात आती है तो यकीनी तौर पर वो ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का दारुल हुकूमत होने की वजह से लाहौर और लाहौर की इंतजामिया पर जिम्मेदारियां भी ज्यादा आयद होती हैं और ज्यादा प्रेशर का उनको सामना करना पड़ता है। लाहौर की सफाई का निजाम हो या फिर लाहौर को खूबसूरत बनाने का टास्क हो, महंगाई कंट्रोल करना हो, कीमतें मुस्तहकम रखना हो, आटे चीनी का बहरान सर उठा ले या कोरोना SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना हो, लाहौर की जिला इंतजामिया को तनकीद का निशाना जरूर बनना पड़ता है। कोई भी मामला खड़ा हो जाए, तनकीदी नश्तर हमेशा जिला इंतजामिया पर ही बरसाए जाते हैं। ऊपर से कोरोना वायरस की आमद और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने इन सब मसाइल को कई गुना बढ़ा दिया। साल 2020 आवाम के लिए तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान रहा, साथ ही साथ इंतजामिया के लिए ये साल कैसा रहा, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना रहा, कौन कौन से तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, कितने मुकम्मल हुए, महंगाई पर काबू किस हद तक पाया जा सका, आटे और चीनी का बहरान कैसे हल किया गया, लाहौर की सफाई के मामलात क्या हैं, LWMC और सफाई कंपनीज की बाहमी चपकलश का क्या बना, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा, सोहना लाहौर मंसूबा, हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन, लिबर्टी मार्केट गोल चक्कर मंसूबा, और इसके अलावा साल भर के बड़े वाकयात और मंसूबों के हवाले से हम बात करेंगे, जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का अहाता करेंगे और ख़ास तौर पर आज इनके भी मसाइल की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी DC लाहौर है मुदस्सिर रियाज मलिक साहब। प्रोग्राम में सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुदस्सिर साहब, सबसे पहले तो हमें बताइए कि कितना चैलेंजिंग था आपका 2020 और कैसा रहा? ज़िला इंतज़ामिया के लिए से आपने तमहीद में ये बात कही कि ऑब्वियसली इंतज़ामिया का काम तो इंतज़ाम करना होता है, मैनेज करना होता है। जहाँ पर बड़े शहर हों, इशूज़ ज़्यादा हों, लोग ज़्यादा रहते हों, वहाँ पर मसाइल भी उस लिहाज से होते हैं, इंतज़ाम भी मुश्किल होता है। लिमिटेशंस होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स की लिमिटेशंस होती हैं, पैसों की लिमिटेशंस होती हैं, बहुत से मुख्तलिफ इंतज़ामी मामलात को देखना पड़ता है। साल जो है वो मुझे आए तो ऑब्वियसली हार्डली 3 महीने हुए, लेकिन अगर हम पूरे साल को देखें तो मेरे नज़र में, क्योंकि जब हम आते हैं देखते हैं पूरे साल में क्या कुछ होता रहा, तो अगर आप हाईलाइट कहें कि हाईलाइट क्या थी पूरे साल की, तो वो कोविड ही थी। पूरा आपका साल जो है वो कोविड ने ले लिया। मार्च से लेके आज तक, अभी तक हम कोविड के उस जो एक उसने डेंट लगाया था पूरे इकॉनमी को, पूरे शहर को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को, वो उससे बाहर नहीं आ सके अभी तक। ठीक। अच्छा इमरान, यकीनी तौर पर डी साहब बता रहे हैं अभी ये तो 3 महीने हुए हैं बामुश्किल इनको, लेकिन जो भी नया अफसर आता है पिछला सारा मलबा भी उसी के कंधों पे आ जाता है, उसी के कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, और हम लोग भी कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई जिला इंतजामिया का हमें अफसर मिले, हम उनसे सवाल करें। सिद्रा, मैं आपको पहले ये बताऊं कि जब आप ये अपना एंट्रो पढ़ रही थी और मैं साथ साथ उसको देख रहा था कि ये काम हम इस महीने में कर चुके, ये काम हम इस महीने में कर चुके, डे बाय डे वर्क है, थैंकलेस है ये सारे काम, क्योंकि ये आप जितने काम करेंगे उतने बढ़ते जाएंगे। मैं हमेशा आपसे एक बात करता हूँ कि सिस्टम ऑटो पे नहीं है। DC लाहौर अभी इधर बैठे हुए थे, इनको 3 मीटिंग्स और इनके मोबाइल में आई हुई हैं। इन्होंने ये ऑक्यूपाइड हैं सारा दिन। लाहौर का एक DC है, 1.25 करोड़ की आबादी है, 274 यूनियन काउंसिल्स हैं, और इसके साथ मसाइल ही मसाइल हैं, चाहे वो LWMC हो, चाहे आपकी सब्जी फल के रेट्स का मसला हो, चाहे आटे चीनी के बहरान का मसला हो, चाहे आपके शहर की सड़कों का मसला हो, चाहे आपके बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो शीशा कैफेज का मसला हो, रात को मार्केट्स बंद कराने का मसला हो। 5 तहसीलें हैं, 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, नीचे महदूद अमला है, और जिस तरह से काम होना चाहिए, मॉडल शहर है, कॉस्मो जो सिटी है ये, और इसके साथ साथ इसकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग नहीं है, जिस तरह से प्लान्ड होना चाहिए। जिस तरह एक सोसाइटी है उसको प्लान्ड कर लिया जाता है, और उसके बाद एक एक घर का जो बायोडाटा होता है, एक एक घर के फर्द का, वो इनके पास मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर ये अपना डाटा ले भी लेते हैं तो आपका अंदरून शहर एक अलग से सिटी है जिसमें 15 से 20 लाख आबादी रहती है, जिसकी अपनी जो है 20 यूनियन काउंसिल्स हैं अंदरून शहर के अंदर। अब मसला ये है कि DC लाहौर यहाँ पे मौजूद है, हम इनको खैर तनकीद तो करना जो है शहरियों का हक है और करते भी हैं, हम गिरब करते हैं बाकायदा,
और जो प्लग इन होता है, जो लकूने होते हैं वो सामने लेकर आते हैं कि ये मसाइल है, जितने और भी इन मसाइल मसाइल को हल हैं करवाया उनकी जाए। निशानदही करना हमेशा हमारी रही है कि इस्लाहात हो जाए, ना कि ये कि हम किसी को तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं। एंडी साहब, महंगाई बढ़ी, सरकार के रेट लिस्ट पर आज भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, पार्किंग के मसाइल हमारे वैसे के वैसे हैं। हमें ये बताइए कि कितने मसाइल हैं और इस तमाम सूरत हाल में ज़िला इंतजामिया के अपने क्या चैलेंजेस हैं अंदरूनी? देखें, आपने महंगाई की बात की। महंगाई बड़ा ही ऑब्वियसली इसका ये वो एलिमेंट है, वो फैक्टर है जो कि हर आदमी से मुंसलिक है, हर आदमी से इफेक्ट होता है। गरीब आदमी ज़्यादा इफेक्ट होता है ऑब्वियसली। उस पर बहुत से मुहर्रिकात थे महंगाई बढ़ने के, लेकिन आज के दिन अगर आप कंपैरिजन करें फॉर एग्जांपल पिछले एक महीने से या पिछले एक साल से, जो आपकी बुनियादी अशिया है, मैं अगर आप सब्जियों में जाएं, मैं जस्ट आपसे शेयर कर लूँ, सब्जियों के अंदर जो टमाटर है वो उसकी कीमत एक साल जो पहले थी आज उससे कम है, जो एक महीना पहले थी उससे आज वो 35 रुपये कम है। इसी तरीके से जो अगर आप पोटैटो की बात करें, पोटैटो भी पिछले जो एक साल पहले कीमत थी आज उससे कम है, जो एक महीने पहले कीमत थी उससे तकरीबन हाफ पे वो आ गई है, आज वो 40 रुपीज़ से भी नीचे का आ चुका है। इस तरीके से अगर प्याज की बात करें, प्याज भी एक साल से पहले जो कीमत थी एक साल पहले आज उससे कम है, एक महीने पहले जो कीमत थी आज उससे तकरीबन वो भी हाफ पर आ गया। तो ये मैं आपसे प्राइसेस भी शेयर कर सकता हूँ, क्या प्राइसेस इसकी मौजूद हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर आप बात करें लाहौर की मुख्तलिफ शहरों के एतबार से, तो लाहौर तमाम बड़े शहरों कोयटा, पेशावर, मुल्तान, गुजरावाला सबसे कम रेट इस टाइम तमाम सब्जियों के हमारे हैं लाहौर के अंदर। ये जस्ट आपको फिगर सिर्फ मैं देना चाह रहा था। अगर मैं फॉर एग्जांपल जस्ट टू शेयर विद यू, पोटैटो जो है, सरकार के रेट लिस्ट तो मुझे पता है कि उसमें तो कीमतें कम हो जाती हैं, लेकिन मार्केट में मैं आपको उस तरफ आ रहा हूँ। हाँ। पहले बताना जरूरी है कि रेट लिस्ट पे क्या कीमत है, फिर हम आते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के क्या इशूज हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं पोटैटो की अगर बात करूं, एक महीना पहले ये 90 रुपए का था, आज 36 रुपए का है, 54 रुपए कीमत कम हुई है। जो प्याज है वो 30 रुपए कम हुआ है, टोमेटो 35 रुपए कम हुआ है। अगर हम एक साल पहले की बात करें तो पोटैटो 42 रुपए का था, आज 36 रुपए का, 6 रुपए कम है एक साल पहले से डिफरेंस। मार्केट में आज भी 70 रुपए में मिल रहा है। नहीं, मेरे घर वाले मुझे बता रहे होते हैं। हाँ। जो अनियन है जो प्याज, वो अब 32 रुपए कम हुआ है एक साल पहले से। अच्छा, अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। हाँ। ये रेट लिस्ट है जो हम मार्केट से निकालते हैं, अब हमारा काम है इसे इम्प्लीमेंट करना। एक साल के अंदर हमने 3 करोड़ रुपए जुर्माना किया लाहौर के अंदर। सो ऑब्वियसली जहाँ वायलेशंस होती हैं वहाँ जुर्माने होते हैं। अब आप FIRs हमारी 4000 से ज्यादा है जो हमने की हैं। सो काम इसका मतलब हमारी मशीनरी कर रही है। ऑब्वियसली लिमिटेशंस मौजूद हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100% हम ठीक चल रहे हैं, लिमिटेशंस मौजूद हैं। लिमिटेशंस आप एफर्ट को देखें, जो हमारे रिसोर्सेज हैं क्या हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें कि नहीं करें। मेरे पास 51 मजिस्ट्रेट्स हैं, उन मजिस्ट्रेट से ऑब्वियसली मैंने और भी बहुत से काम लेने होते हैं। सिर्फ उनका काम वो डेडिकेटेड मजिस्ट्रेट्स नहीं है, वो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपने दफ्तरों के काम भी करने हैं, लेकिन साथ मजिस्ट्रेट्स के काम भी करना है जो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑब्वियसली पॉलिसी इशू है, इस पे हम रिक्वेस्ट हमने की हुई है कि हमें डेडिकेटेड मजिस्ट्रेट्स दिए जाएं। अगर डेडिकेटेड मजिस्ट्रेट्स होंगे जी बढ़ाई जाए और डेडिकेटेड हो, वो इसी काम के लिए हो, तो उससे हमें फायदा होगा। हम उन वो रिसोर्सेज को फिर हम डिप्लॉय सिर्फ इस काम के लिए करेंगे। उससे हमें उम्मीद है कि इफेक्ट जो आप बात कर रही हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ की आबादी है, उसके लिए उसको इफेक्ट देना इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टास्क। बिल्कुल। सर के नए साल के डी साहब के क्या रेजोल्यूशन है, क्या क्या करने वाले हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कौन से मसाइल हैं जो कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हल करना चाहेंगे, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन इमरान, एक बहुत अच्छा काम हुआ है 2020 में, अवाम का इंतजार खत्म हो गया, ऑरेंज ट्रेन पटरी पर आ गई है, फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा मुकम्मल हुआ है, वो भी बना है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 2015 में शुरू होने वाला प्रोजेक्ट जो है ऑरेंज ट्रेन वो मुकम्मल हो गया। हाँ। और जो अंडरपास था इस हुकूमत का वो भी शुरू भी हुआ और मुकम्मल भी हो गया। अब सिद्रा ये देखें कि ये अंडरपास, ये ऑरेंज ट्रेन, ये मसाइल नहीं है। मेरे मसाइल ये नहीं है, मेरे मसाइल है कि मैं घर से निकलूं, मुझे लेकिन उनपे हमारे पैसे लगे थे, आवाम चाहते थे कि वो भी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो और हम इस्तेमाल करें। फिरदौस मार्केट का अंडरपास एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे अभी भी वहाँ पे ट्रैफिक जैम पैक नहीं है। ठीक है, आपका असल ट्रैफिक जैम पैक है सर्कुलर रोड, आपका माल रोड, आपका जो लॉयर माल है, डीसी ऑफिस के आगे भी जैम पैक रहती है ट्रैफिक बाजुकात। मकसद ये कहने का नहीं है,
हम एक शहर से निकल के दूसरे शहरों के तरफ जा रहे हैं, उनको लिंक तो कर रहे हैं, मगर वहां पे देखें अब डीसी लाहौर एक हैं, इनके 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, आगे इनको तहसील के 5 जो असिस्टेंट कमिश्नर मिले हैं, आगे अब इनको रिपोर्ट आ रही होती है, रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, ये अपने मोबाइल के साथ काम कर रहे होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि व्हाट्सएप एक ऐसी नेमत आ गई है जिसमें आप फटाफट जवाब दे देते हैं, लोकेशन मंगवा लेते हैं। आइन के आर्टिकल 140 के तहत आपकी इकाई है बल्दियात, आपके पास बल्दियाती निज़ाम इस वक्त नहीं है, आपका बल्दियाती निज़ाम देखें, आपका आर्टिकल कह रहा है कि आपकी जो आपका बल्दियात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कमिश्नर लाहौर के लिए, डीसी लाहौर के लिए। 274 यूनियन काउंसिल होंगे, 274 चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, काउंसलर होंगे, वहां पे वो 20-20, 18-18 हजार वोट लेकर आए होंगे, लोग उनके पास जाएंगे, वो उनकी बातें उठाकर, उनके मसाइल उठाकर इनके पास आएंगे, इनसे वो हल करवाएंगे ताकि शहर का काम हो सके। अब 1 साल यानी कि मई में ये डिसॉल्व होते हैं, तहलील हो जाते हैं, 2019 में 2020 बीत रहा है, चंद रोज बाकी हैं, मगर अभी तक सूरत हाल ये है कि बल्दियात के 1 साल में 2 दफा इलेक्शन नहीं हो सके, जबकि 2019 के बल्दियात का एक्ट जो है उसकी जो क्लॉज है 10 वो ये कहती है कि 1 साल में 2 दफा इलेक्शन होने चाहिए, मगर कोरोना साथ ही आ गया, पेंडेमिक की वजह से ये तमाम जो है सिलसिला रुक गया, थम गया। मगर इस वक्त की सूरत हाल ये है कि शहर के मसाइल क्या है। आपका आटा शुरू होता है 2020 में, मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा हूँ साथ साथ, मार्च के महीने में शुरू होता है, नई फसल आ रही है अप्रैल में, 15 अप्रैल को वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ऐलान करते हैं कि जी हम इस तरह पैसे किसानों के लिए बढ़ा रहे हैं। 14 अप्रैल को ये काम शुरू होता है और हमें 22 अप्रैल को आटा मार्केट से शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। 22 मई को आटा बिल्कुल ही नहीं मिलता, और उसके आगे आ जाए, और मई का महीना खत्म होता है, जून का महीना आता है तो आटे की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं 70 रुपए फी किलो। जिस शहर में अमीर शहर है, ये अमीर शहर के अमीर लोग बैठे होते हैं, अफसरान हैं, उनको बताने वाले, पॉलिसीज बनाने वाले तमाम लोग बैठे होते हैं, और ये वो शहर है जहां से आपकी हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें आती हैं, बिल्कुल, यानी तमाम बड़े-बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मीनार पाकिस्तान के नीचे मसाइल बहुत ज्यादा है, बनाया गया, उसकी बकायदा तौर पर उसका ख्वाब दिखाया गया। इस शहर में रहकर अगर हम बदामी बाग वाले लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे और गुलबर्ग वाले लोगों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, ये डिवीजन हो जाती है। आपकी तकसीम नहीं होनी चाहिए, आपके शहर में एक जैसी सहूलियात मिलनी चाहिए, मगर बदकिस्मती के साथ आपके शहर में वैसे ही चीजें नहीं है। देखिए मेरी पहले बात से आमद आ रही है लफ्जों की काफी ज्यादा। आपके यूरो स्टोर्स हैं, पूरे फॉर्म में है, आपके यूरो स्टोर्स हैं, तो अब वहां पे आटा बिकता है 40 रुपए किलो वाला भी, वहां पे आटा बिकता है अमीर शहर के अमीर लोगों के लिए 70 रुपए किलो वाला भी। उस आटे में और उस आटे में क्या फर्क है, मुझे बताएं कि रोटी तो हमने ही खानी है ना। अब बदामी बाग या शादरे में चले जाते हैं तो वो आटा बिकता है आपका 40 रुपए किलो, 42 रुपए किलो भी। मगर सूरत हाल ये है कि डीसी लाहौर इस चीज को देख रहे होते हैं। मैं कोई तंज नहीं कर रहा, कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपका आइन जब कह रहा है कि यहाँ पे बल्दियात का निज़ाम होना चाहिए तो फिर इन लोगों को कोई कसूर नहीं है, हुकूमत का कसूर है, क्योंकि ये तो अपना काम कर रहे हैं। है कि हमारे यहाँ जो अभी तक है बल्दियाती इदारे कायम नहीं हो सके। पहले होते थे, गली मोहल्लों के मसाइल तो ऊपर तक पहुंचते ही नहीं थे, वो वैसे ही हल हो जाते थे। लेकिन अब हम जी गलियों में लाइट्स नहीं है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं, किसी का कोई छोटा सा मामला हो गया, गटरों के ढक्कन नहीं है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। देखिए मेन जो इशू है ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशनल या कंस्ट्रक्शन इश्यूज जो हैं वो तो मौजूद हैं, वो हर जगह पर होते हैं, पहले भी रहे हैं, ये आज कोई नई बात नहीं है। उस पर बहस हो सकती है कि कितना ज़रूरी है कितना ज़रूरी नहीं है, और उसकी ज़रूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता बल्दियात के निज़ाम से ऑब्वियसली, और वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है। लेजिस्लेटिव इशूज़ हैं, वो असल में कोविड की वजह से बहुत सी चीज़ें हमारी जो है वो मुतासिर हुई, रुक गई, हमारा काम रुक गया। गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा लॉस हुआ वो टैक्सेस में हुआ। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेशन जो एक मशीनरी थी वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल दैट वाज पुट टू हाल्ट, क्योंकि पैसे आएंगे तो गवर्नमेंट काम करेगी। डेवलपमेंट के काम भी तभी हो सकते हैं पैसे आपके पास होंगे। सो फॉर एग्जांपल हमारा जो प्लॉट्स पे टैक्सेस थे, जो गवर्नमेंट जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था गवर्नमेंट का, वो 1% कर दिया गवर्नमेंट ने, रिलीफ दिया इतना बड़ा 8% से 1% तक चला गया। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे टैक्सेस में जब रिलीफ दिया जाता है तो ऑब्वियसली फिर रेवेन्यू कम हो जाता है, एट सम कॉस्ट होता है। तो ये एक इशू मेन बना, पैसे नहीं थे, मसाइल तो बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमने काफ़ी चीज़ों को हमने तय किया है, हमने काफ़ी आगे आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि पीछे रहे हैं, इन मसाइल के साथ भी हमने अपना गुजारा किया है। पूरी दुनिया में आप अमेरिका को देख लें,
अमेरिका में इकॉनमी कितनी सफ़र की है, इंग्लैंड में कितनी सफ़र की है, वहाँ पर तमाम इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। पाकिस्तान के अंदर आज आप इंडस्ट्रियल डाटा उठा के देखें, कल मैं कुछ टेक्सटाइल के दोस्त थे, उनके पास बैठा हुआ था, वो आए हुए थे मेरे पास, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे वर वेरी हैप्पी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हिस्ट्री में कहता है पहली दफा हमें इतना बूम मिला, टेक्सटाइल को इतना बूम। आपकी हाउसिंग इंडस्ट्री पे कितना ज्यादा जो पॉलिसीज आई हैं उसकी वजह से कितना जबरदस्त उसको बूम मिला। अच्छा डी साहब, हमें ये बताइए कि अब नया साल आने वाला है, बहुत थोड़े रोज रह गए हैं, क्या प्लान है इस वक्त लाहौर शहर का? सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 जो मसाइल हैं कि अगर ये ठीक हो जाए तो हम खासा बेहतर दिखा सकते हैं शहर को। लेकिन लाहौर के अंदर मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। एक तो बहुत बड़ा इशू जो इमरान ने भी बताया पहले, वो पार्किंग का इशू है, ट्रैफिक का इशू है, बेहंगम ट्रैफिक है, अनप्लान्ड सिटी है, प्लानिंग प्रॉपर है नहीं इसकी। सो उस पार्किंग के ऊपर काम करने की बेपनाह ज़रूरत है। सफाई, फिर मैं आ रहा हूँ उस पर। दूसरा ऑब्वियसली सफाई, ऑलरेडी सफाई मौजूद एक निज़ाम था। असल में ये टाइम ऐसा आ गया कि जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था, सो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की वजह से वो कुछ लीगल मसाइल पैदा हुए, कॉन्ट्रैक्चुअल मसाइल पैदा हुए, जिसकी वजह से चंद दिन हमें ये इशू रहा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इमरान अकबर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नए साल के लिए प्लानिंग तो की जा रही है कि पार्किंग का मसाइल यकीनी तौर पर शहर में बहुत ज़्यादा, महंगाई का मसला बहुत ज़्यादा बड़ा है, सफाई का मामला हर दूसरे दिन सर उठाता है। चले बेस्ट ऑफ लक कहते हैं हम अपने इदारों को कि आने वाले साल में ये तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएं। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमने देखा कि जब से कोविड आया है जिंदगी में मसरूफियत बहुत हद तक कम हो गई है और हमें फारिग टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब इस लेयर टाइम को किस तरह से अच्छे तरीके से हम लोग गुजार सकें, क्या ऐसी एक्टिविटी करी जाए घर में कि आपका दिल भी लग जाए और आपका टाइम भी बड़ा अच्छे से पास हो जाए। और ख़ास तौर पर जो माएँ हैं वो बहुत परेशान है कि बच्चे घर पे हैं, सारा दिन बच्चे तंग करते रहते हैं और उनके पास करने को कुछ भी नहीं होता, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई हॉबी बच्चों ने नहीं बना रखी। तो आज के स्पेशल सेगमेंट में हमने कुछ खास बात करनी है कि आप अपना घर में फारिग टाइम किस तरह से गुजार सकते हैं। और सबसे अहम बात कि हमारी एक रिवायत होती थी, जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, छोटी ईद आती थी, बड़ी ईद आती थी, नया साल आता था या फिर क्रिसमस आता था, कोई भी त्यौहार होता था तो बहुत क्रेज़ होता था हमें कार्ड्स खरीदने का। हम बड़े शौक से कार्ड्स खरीदा करते थे, उसके बाद उसके ऊपर ऐसे अनोखे शेर लिखा करते थे अपने दोस्तों के लिए, फिर उन तक पहुंचाया करते थे और बड़ा ही खूबसूरत वो ट्रेंड था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है हमने देखा कि वो ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन उस ट्रेंड को रिप्लेस कर दिया है एक नए ट्रेंड ने। अब हैंडमेड कार्ड्स बनाए जाते हैं। आपके घर में किसी का बर्थडे है, आपने किसी के घर पे जाना है, किसी को बेस्ट ऑफ लक कहना है, पाकिस्तान को विश करना है, कुछ भी करना है, तो आपके बच्चे घर में हैंडमेड कार्ड बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। कुछ आइडियाज़ होते हैं जिनको आपको लेना होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो आपको हिफ्ज़ होती चली जाती हैं और आप चीज़ें बनाते चले जाते हैं। और उसके साथ साथ जब कार्ड्स बनाने की बात आती है तो साथ में कुछ गिफ्ट भी देना होता है, और जब गिफ्ट देने की बात आती है तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस डब्बे में गिफ्ट जाना होता है उस डब्बे को गिफ्ट से ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए। और ये जो गिफ्ट पैक्स होते हैं ये आप घर पे भी बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, ये शौक कितना महंगा है, कितना सस्ता है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कैसे इसको आप आगाज़ कर सकते हैं, बच्चों को घर में काम पे कैसे लगा सकते हैं, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है अनीला सहर हैं, हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अनीला, क्या हाल है आपका? आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया आपका, अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन। अच्छा अनीला, ये हम सारा चीज़ें जो देख रहे हैं ये आपने खुद बनाया है, खुद हाथ से बनाया है? जी, ये सब कुछ हैंडमेड है, ईच एंड एवरीथिंग जिसके ऊपर काम किया हुआ है, इवन के थ्रेड भी, वो भी हैंडमेड है। क्या बात है। अच्छा, घर में फिर कोई मदद करता है या फिर आप अपने कमरे में, घर के किसी कोने में अकेली अपनी चीज़ें लेके बैठे रहते हो? मेरी एक वर्कशॉप मैंने घर में बनाई हुई है, वहाँ पर मैं, मेरी सिस्टर, हम मिलकर सारे काम करते हैं। लेकिन ये जो क्राफ्ट का काम है वो सिर्फ मैं कहती हूँ सिर्फ मैंने ही करना है, मेरे साथ और कोई मेरी हेल्प ना करवाई। मेरी हॉबी है तो मैं इसको खुद फन करती हूँ। अनीला, बचपन में होता था ना, आपकी भी यादें होंगी कि कार्ड्स खरीदने का बहुत ट्रेंड होता था, लेकिन अब तो आहिस्ता आहिस्ता कोई, कभी हम ढूंढने कार्ड जाएं भी तो हमें नहीं मिलता। जी, अब ये है कि लोग ज़्यादातर डिजिटल चीज़ों के ऊपर आ गए हैं तो वो ट्रेंड लोगों के लिए ज़्यादा एक शौक बन गया है। लेकिन अगर इसकी तरफ देखा जाए तो ये एक बहुत बहुत खूबसूरत किस्म का गिफ्ट होता है। इस पर टाइम इतना नहीं लगता, अगर लगता भी है तो जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो इतना खुश होते हैं कि इम्प्रेस हो जाते हैं। एग्जैक्टली, और ये तो बड़ा प्यारा मोहब्बत का इजहार है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप किसी के लिए टाइम निकाल रहे हो। बिल्कुल।
अच्छा, कितना मुश्किल है, कितना आसान है? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको शौक है तो आपके लिए ये एक फ़न टाइम है। मैं इसको अपने 6 to 8 आवर्स विदाउट कुछ खाए पिए लगी रहती थी। मुझे डांट पड़ती थी कि कुछ खा लें आप, लेकिन मैं इतना अपने काम में मगन रहती थी कि मैं कुछ भी नहीं देखती थी, बस अपना काम करती रहती थी, विदाउट ये कि इस सेंस में कि मुझे कुछ सेल मैं करूँगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। नहीं, मेरा एक यानी जो पॉकेट मनी आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं, बस चीजें खरीद रही हैं और काम कर रही हैं। यहाँ से पैसे आए, वहाँ से मटेरियल खरीदा और बस काम शुरू हो गया। अच्छा, मुझे बताइए ये कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, बच्चों को किस हद तक इन्वॉल्व करना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज में? बच्चे बना सकते हैं कार्ड्स? किस तरह से बना सकते हैं? बच्चे बिल्कुल बना सकते हैं। ये तो अब बहुत प्रोफेशनल वर्क में आ जाता है। बच्चों के लिए सिंपल सी चीजें होती हैं। हाँ। ये एक बहुत बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटी है कि वो अपना टाइम कंप्यूटर लैपटॉप की तरफ गुजारने की बजाय अगर इसके ऊपर गुजारेंगे तो उनकी मदर्स वगैरह को भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों में क्रिएटिविटी आती है। आप कब से कर रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट 11 to 12 ईयर्स। यानी आप तो बहुत अरसे से कर रहे हैं। बहुत अरसे से कर रही हूँ। कोविड ने तो आपको बहुत टाइम दे दिया कि अनिला जी लो अपनी जिंदगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने सारी अपना कोविड का टाइम जितना भी था अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देने में गुजार दिया। हाँ। मैंने सबको होम डिलीवरी चीजें करवाती रही, कभी ऑल ओवर पाकिस्तान, कभी कराची, लाहौर, एबटाबाद, इतने बॉक्सेस भेजे मैंने सबको। हाँ। बहुत अब देखिए सब घरों में थे, एक अच्छा गिफ्ट उनको मिल गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब मैं कुछ कार्ड्स आपको दिखाना चाहूंगी जो आप हमारे सेट पे तो देख सकते हैं, लेकिन कुछ कार्ड्स मैंने अपने पास रखे हुए हैं। ये बड़ा खूबसूरत व्हाइट कलर का कार्ड है, उसके ऊपर कुछ चार्ट पेपर से, सिंपल पेपर से लीव्स हैं, फूल बनाए हुए हैं। इसकी डिटेल्स बताइए। दिस इज वेरी सिंपल। जस्ट टेक वन कंप्यूटर पेपर शीट, किसी भी कलर की आप ले लें जो आपको पसंद है, आप उसके स्मॉल पीसेस कटिंग कर लें। जाती है ये सस्ता मटेरियल है, महंगा तो? दिस इज ऑलमोस्ट 20 रुपीज कॉस्ट। ओह, यानी पूरे कार्ड की? आई मीन द मटेरियल। हाँ, मटेरियल यानी आपको 20 रुपए में शीट मिल जाएगी, कोई इतना महंगा मामला नहीं। बस इस पर आपका टाइम जितना आप स्पेंड करेंगे उतना ही खूबसूरती आएगी, जितना आप टाइम देंगे उतना ही वो ज्यादा मजेदार बनेगा। अच्छा, हमें ये बताइए, जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि कार्ड्स तो भेजने होते हैं, कार्ड्स तो खूबसूरत बनाने हैं, लेकिन कार्ड्स के इन्वेलप भी बहुत खूबसूरत होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो भी अगर देखें ना, अगर अंदर की चीज प्यारी है, बाहर की चीज का भी तो अच्छा आना चाहिए। हाँ। तो उसके लिए भी सिंपल सी कंप्यूटर शीट लें और उसको आप डिजाइन कर लें सिंपल। अच्छा अनिला, सबसे अच्छा आपको बजाते खुद क्या लगता है? फूल बनाना कार्ड्स पर, कोई जानवर बनाना, कोई परिंदे बनाना, दरख्त बनाना, क्या सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्या होती है? मुझे बर्थडे गिफ्ट्स या हार्ड बॉक्सेस लाइक दिस। हाँ, उसे आप ओपन करेंगी तो उसमें से यू विल गेट वन मोर बॉक्स। ठीक। और बॉक्स पे बॉक्स। अच्छा, वो जैसा हमने देखा था कि कंफ्यूज हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली। कि वो आप खोलते जाते हो, खोलते जाते हो, खोलते जाते हो, यानी एक बहुत ही छुपा हुआ सरप्राइज। बिल्कुल, वो एक सरप्राइज होता है। और जब उसे आप ओपन करते हैं, समटाइम्स ऐसे होता है कस्टमर्स को ये आइडिया नहीं होता कि ये कहाँ पर किस चीज का एडजस्ट किया हुआ है। वो 2 डेज के बाद मुझे मैसेज करेंगे कि हमने ये देखा और इसके अंदर से एक और गिफ्ट निकल आया है, हम तो सरप्राइज हो गए हैं। हाँ। अच्छा अनिला, आपने क्यों शुरू किया था? इंटरेस्ट कैसे डेवलप? दिस इज जस्ट माई एज ए हॉबी। और कोई कुछ नहीं मुझे पता था कि मैं क्यों करी, मुझे बहुत शौक था। मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर हाथ से चीजें वगैरह बनाती हैं, जैसे क्रोशिया की चीजें बना ली। मेरे जो डैडी हैं, आपको अम्मा ने ये चीज ट्रांसफर की है, को विरासत में मिला है ये काम। बिल्कुल। तो मेरे जो फादर हैं वो पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं और मेरी सिस्टर बहुत ड्राइंग अच्छी करती है। तो मुझे एक ऐसे फैमिली में हमारे पास चलता आ रहा है कि आपको किसी ना किसी क्रिएटिव वर्क में आप लगे हुए हो। बिल्कुल, हाँ। गॉड गिफ्टेड यू कैन से। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ठीक, खुद से कर रहे हैं। अच्छा, नए नए आइडियाज कैसे आते हैं? अगर मैं एक चीज बनाने लगती हूँ, जो मैंने बनाना होता है मैं वो नहीं बनाती हूँ, वो बनाती हूँ, अच्छा मजीद बन जाता है। हाँ। जो मुझे नहीं आता मैं वो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इट विल बिकम इतना खूबसूरत कि मुझे लगता है क्या मैंने ही बनाया ये। अच्छा, आप खुद हैरान हो जाते? मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। अच्छा, अब हमें ये बताइए, कार्ड्स के लिए, कार्ड्स अच्छे बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? जैसा कि आपने हमें शीट का बताया है, ये है, हार्ड कार्ड्स हैं आपके पास जिनको आपने कटिंग किया हुआ है, और क्या क्या चाहिए होता है? इसके अलावा आप रिसाइकल चीज़ें कर सकती हैं। मैं मोस्टली ये करती हूँ कि मैं रिसाइकल कर सकूँ। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हों, यानी कि मुझे कुछ नया खरीदना ना पड़े, कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे मैं रिसाइकल करूँ। आपने क्या क्या रिसाइकल किया? रफ पेपर्स, रफ शीट्स, न्यूज़पेपर्स, घर में जो होते हैं, मिल्क पैक के बॉक्सेस। इसके अलावा टिश्यू रोल जो होते हैं, टिश्यू बॉक्सेस होती हैं, शूज बॉक्सेस होते हैं, एवरीथिंग यू कैन यूज इट। यानी भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, घर में कोई अम्मा का कोई गुलदान टूट जाए तो उसके ऊपर कोई स्टोन लगे हैं, वो भी उतार के आपने रख लिया? तो बचपन से ही करते आ रहे हैं। उसके ऊपर डिजाइनिंग ऐसे करते हैं कि वो कहती हैं कि अच्छा, तो इसके ऊपर आपने वो डिजाइन कर दिया, जबकि अंदर से मैंने तोड़ के रखा हुआ है।
अच्छा, जो हम लोग देखते हैं कि आजकल कार्ड्स की भी चाहे बात करते हैं, चाहे हमारे पास बीट्स हैं, हमारे पास स्टोन्स हैं, हमारे पास सितारे हैं, सीक्वेंस है, हर चीज को हम कार्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं आप, चाहे वो खाने ही की वाली कोई चीज़ ना क्यों हो, आप उसको ड्राई कर लें, उसको इस तरह से यूज़ करें कि वो आपके लिए यूजेबल चीज़ बने। अनिला, ये बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया है कि घर में कोई एक्स्ट्रा खाने की चीज़ है, वो खुश्क हो गई है, उसको भी आप अपने कार्ड पे लगा सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या उसका मेथड होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे फिटनेस के हवाले से, मुतवाज़न ग़ज़ा के हवाले से, ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत के हवाले से। ख़ास तौर पर सर्दी का मौसम है, शादी सीज़न भी है, हम लोग देखते हैं जी, ख़वातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, आजकल बहुत परेशान है कि उन्होंने खुद को फिट करना है और खूबसूरत ड्रेसेस में अपने आप को पूरा लाना है, लेकिन उसके साथ साथ शादी सीजन है, खाने पीने पर भी बहुत जोर है। और स्पेशली सर्दी की जब भी बात होती है, दिसंबर के महीने की बात होती है, इतना प्यारा फॉगी मौसम होता है, दिल चाहता है कि बंदा फिश भी खाए, मीठे भी खाए, हलवा जात भी खाए, ड्राई फ्रूट भी खाए, हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपने अपना खाना पीना किस हद तक कंट्रोल करना है, आपने खुद को फिट कैसे रखना है, क्या चीज़ खानी है, कितनी खानी है, किस टाइम पे खानी है, इन तमाम मामलों पे हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ दो अहम गेस्ट मौजूद हैं। सारा फारूकी हैं जी, हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात हैं। सारा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सुलेमान नूर हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। सुलेमान, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सारा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि खाना पीना सर्दी के मौसम में क्या आपका भी बढ़ा है या सिर्फ हमारा ही बढ़ा हुआ है? नहीं, सबका इंक्रीज होता है। मुझे लगता है सर्दियों में आपको ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि आपने खुद को ज़रा गर्म रखना होता है, वार्म रखना होता है, तो आप ज़्यादा इंटेक करते हैं, नेचुरल है। लेकिन बात यह कि मॉडरेशन की है, मतलब अगर आप थोड़ा सा अपने हाथ पे थोड़ा कंट्रोल रखें, अगर आप ड्राई फ्रूट्स का भी इंटेक कर रहे हैं तो एक साथ बहुत ज़्यादा ना खाना शुरू करें। ठीक, मतलब एक हैंडफुल या एक मुट्ठी जो है वो इनफ है एक दिन के लिए। तो इतना कंट्रोल इंसान में होना चाहिए, करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते। इसी वजह से ओवर इनटेक हो जाता है। हम एक्सरसाइज भी नहीं करते इस चक्कर में कि भाई बाहर सर्दी है, एक्सरसाइज नहीं होती। हालांकि सर्दियों में तो ज़्यादा आपको करनी चाहिए क्योंकि तब वेट गेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर लोग सर्दियों में ही वेट गेन करते हैं क्योंकि इंटेक बढ़ जाता है। अच्छा सारा, ज़्यादा खाने की बात करिए और फिर ज़्यादा खाना जब आपको लगता है ना, फिर बॉडी पे ऐसे ऐसे टायर्स बनते हैं और फिर वो एक अलग ही डिप्रेशन, एक टेंशन हो जाती है। सुलेमान, हमें सबसे पहले बताइए कि ये फिटनेस क्या है, ये लाइफस्टाइल है या फिर ये सिर्फ एक महीने की गेम है कि हमने खुद को स्मार्ट किया और फिर से खाने पीने पे लग गए? वेल दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सिद्रा, और इसी चीज़ के ऊपर मैं लोगों को भी गाइड करता हूँ जब भी मेरे पास कोई बंदा आता है या कोई फीमेल आती हैं कि ये फिटनेस जो है ये लाइफस्टाइल है, ये एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। जिस तरह हम एवरी डे रूटीन में अपने काम करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मीटिंग्स अपने वर्क रिलेटेड जो भी करते हैं, इसी तरह फिटनेस भी एक लाइफस्टाइल है। ये कोई वीकली एक गोल नहीं है, फोर्टनाइटली गोल नहीं है, मंथली गोल नहीं है। बट लोगों की जो अवेयरनेस है इसमें बहुत कम है। लोग समझते हैं कि बस हमने एक महीना अगर जिम ज्वाइन कर ली है तो हमें क्विकली सा रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद जी बस हम जो है उसको मेंटेन कर लेंगे। सब्र बहुत है ना हम बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जी। और इसके अलावा यही है कि आप जब इसमें आप अगर आपने फिटनेस में अगर आना है तो पहले तो ये कि आप अपने आप को मेंटली तौर पे जो है रेडी करें, ठीक है, क्योंकि आपका ये लाइफस्टाइल गोल है, ये आपका पूरा एक प्रॉपरली एक लाइफस्टाइल चलता है। आप इसमें दिन में आधा घंटा अपने लिए निकालें, 40 मिनट्स निकालें, 45 मिनट्स निकालें, लेकिन अपने लिए वो जो है टाइम को वक्फ करें। ठीक, सारा हमें ये बताइए कि नए साल का आगाज होने जा रहा है, कोविड की सिचुएशन भी है, अपने इम्यून सिस्टम को हमने बेहतर रखना है, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए नए साल के लिए? अब सबसे पहले तो फिटनेस के ही गोल्स होने चाहिए कि हर कोई अपने आप को थोड़ा सा ज़रा मेंटेन करने की कोशिश करे और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाए, क्योंकि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, हम लोग का बाहर का बहुत ज़्यादा इंटेक है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज ऑडियंस के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जिनका उनको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी और साथ साथ आपका जो है वेट भी कंट्रोल रहेगा। फर्स्ट है कि फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। दूसरा है कि पानी का इंटेक बहुत अच्छा हो और तीसरा है प्रोटीन्स का इंटेक, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अगर आप साथ में अपने लेके जा रहे हैं, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, वेट गेन नहीं करेंगे और ऑब्वियसली साथ में आपको फिटनेस का भी ध्यान रखना है कि अपना एक्सरसाइज भी साथ साथ करें।
अब इन 3 चीजों को मैं अलग अलग भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ। ऑब्वियसली हमें बताएं कि फाइबर किस चीज में मिलेगा हमें। बिल्कुल। हाँ। सबसे पहले ये है कि पानी का इंटेक सबसे अच्छा होना बहुत जरूरी है। सर्दियों में लोगों का पानी का इंटेक बहुत कम होता है। उसकी वजह से ये कि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स नहीं रिलीज होते बॉडी से, ठीक है, तो उनको रिलीज करने के लिए जरूरी है पानी का इंटेक ज्यादा हो। यहाँ तक कि इम्यूनिटी के लिए भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है कि पानी का इंटेक ज्यादा। उसमें जूसेस भी आ जाते हैं आजकल, इतने फ्रूट्स आए हुए, लोग क्यों नहीं इंटेक करते। मतलब आप अनार का जूस ले लो, एप्पल का जूस ले लो, आप जो है वेजिटेबल्स में जूस ले सकते हैं, आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, एप्पल कैरेट का और बीटरूट का जो है कॉम्बो बना के आप वो ले सकते हैं। इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो रही है और वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। ठीक। उसके अलावा आप हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, जैसे जिंजर है, गार्लिक है, टर्मरिक जैसे हल्दी है। ठीक, पानी की बात आपने हमें बता दी है, उसके बाद हमने फाइबर की बात करनी है। जो तीसरा पॉइंट सारा ने हमें बताया उसके भी डिटेल्स पे बात करेंगे, लेकिन सुलेमान हमें ये बताइए कि फिटनेस के हवाले से आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि 2021 के जो गोल्स हैं वो क्या होने चाहिए, क्योंकि कोविड में ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने जिम नहीं गए, एक्सरसाइज नहीं की, वो घर बैठे रहे हैं, बहुत मोटे हो गए हैं। एज आई सेड कि अभी तक जो मैं समझता हूँ लोगों को इस चीज़ का ख्याल आ जाना चाहिए कि कोविड ने एक दफ़ा तो ज़िंदगी का जो है निज़ाम धर्म भरम किया है, और इसमें जो इम्यूनिटी जो बूस्टिंग की आप बात कर रहे हैं कि सर्वाइव भी वही लोगों ने किया है जो फिट भी थे और जिनकी डाइट भी अच्छी थी और जो एक्टिव भी थे, फिजिकली एक्टिव थे। तो मैं समझता हूं कि 2021 में सबसे पहले प्रायोरिटी तो होनी ही यही चाहिए, फिजिकल फिट रहें, अपने आप को आप अपने आप को एक्टिव रखें। बेशक एज आई सेड के दिन में अपने लिए 30 से 40 मिनट्स अपने आप के लिए निकालें और वो वक्फ कर दें अपने लिए। अच्छा सुलेमान, अब खुद को फिट रखने की हम बात कर रहे हैं और जब हम ऐसे बैठ के बात कर रहे होते हैं, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो लोग समझ रहे हैं शायद हमें बस जिम ही जाएंगे तो हम फिट रहेंगे। नहीं, इसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। हाँ। आप अपने पार्क में भी जा सकते हैं, आपके घर के सामने पार्क है या कहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क है, आप वॉक करें, जॉगिंग करें, या आप अपने एग्जैक्टली घर की छत पे चले जाएं और आप अपने घर में होम वर्कआउट भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल ऑनलाइन, आप यूट्यूब पे वीडियो फॉलो करें, कोई भी वर्कआउट, आप ऐसा वर्कआउट जिसमें आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, कार्डियोवैस्कुलर जिसमें दिल की आपको आ जाती है। मकसद है आपने अपने आप को फिजिकल फिट करना है। अगर आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के साथ फिजिकली इंगेज करें, उससे आपके बच्चे भी फिट रहेंगे और आप बच्चों को देख के आप भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रह सकते हैं। अच्छा पॉइंट सुलेमान, आपने बताया है कि आप बैडमिंटन खेल लें, किसी पार्क में जाके बच्चों के साथ क्रिकेट खेल लें, पकड़न पकड़ाई खेलें, बच्चे भी खुश, आप भी खुश और सारे सेहतमंद भी हो जाएंगे। पहले ऐसा होता था, लोग इन्वॉल्व होते थे, बाहर जाते थे, खेल कूद होता था, लेकिन अब सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रेसेस लगाते होते थे सब लोग, बड़े भी मिलके। बिल्कुल। अच्छा हमें ये बताइए, अब हमें फाइबर की वेजिटेबल फ्रूट्स बताइए कि वो कहाँ से मिलेगा हमें। अब फाइबर जो है फाइबर बेसिकली करता क्या है, एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है, बॉडी में इसके वैसे ही हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, लेकिन वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इस तरह से कि आपको फुल रखता है ज़्यादा देर तक। फाइबर आपको फुल रखता है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खाएंगे। हमारा ज़्यादा इंटेक होता है प्रोसेस्ड चीज़ों का, ठीक है। अब जैसे वाइट आटा घर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोसेस्ड आटा या मैदे वाली रोटी हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम ये वाइट ब्रेड यूज़ करते हैं, या हम ये जो चावल यूज़ कर रहे हैं वाइट, तो इससे अब क्या है कि भूख आपको बार बार लगती रहेगी, जब तक कि उसके अंदर फाइबर ना मौजूद हो, वो चीज़ आपको जो है ज़्यादा देर तक जो है फुल नहीं रख सकती। तो फाइबर अब किस चीज़ में है, होल व्हीट आटे में है, आप यूज़ कर सकते हैं, ओट्स में है, ठीक है, जो है, और इसके अलावा जो है आप ब्राउन राइस यूज़ करें, मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करें, ये चीज़ें आपको ज़्यादा देर फुल रख सकती हैं। इसके अलावा भी हैं जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, अगर आप उनका इंटेक रोज़ रखते हैं, एटलीस्ट दिन में 3 फ्रूट्स का तो लाजमी इंटेक होना चाहिए। ठीक, लोगों का नहीं होता, एक ही फ्रूट खाएंगे दिन में, कभी खा लिया कभी नहीं, और दिन में 3-3 4-4 बार खाएंगे, लेकिन खाएंगे एक ही। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे ही होता है। तो फिर दिन में एटलीस्ट 3 फ्रूट्स और मुख्तलिफ किस्म के कोशिश करें कि लें, जितनी वैरायटी होगी ना उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। ठीक, प्रोटीन्स पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुलेमान हमें ये बताइए कि लोगों का एक बहुत गलत गलत कॉन्सेप्ट है कि गर्मियों में ज़्यादा एक्सरसाइज वर्कआउट किया जाता है कि जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी, जितना हमें पसीना होगा, उतनी हमारी चर्बी पिघलेगी और हम स्मार्ट हो जाएंगे। सर्दियों में कहते हैं कि जब तक आपको स्वेटिंग नहीं होती हमें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। ये वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं ना वैसे। Yes, exactly. As I said कि मैं तो इन चीज़ों को डील करता हूँ एवरी डे। मेरा अपने लाउंज में लोग वॉक इन करते हैं और मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मुझे आता है कि भाई फिजिकल फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल, ये सीजनल चीज़ नहीं है। आप सीजनल अगर ऐसी चीज़ तो फिर खाना भी आप सीजन में खाया करें, फिर खाना भी छोड़ दें आप सर्दियों में। अभी आपने कहा कि सर्दियों में इंटेक ज़्यादा हो जाती है, सारा ने भी यही बात की कि लोग सर्दियों में ज़्यादा जो खाने पीने की रेशो है वो ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी जो है उसको वार्म टेम्परेचर रखने के लिए वो ज़्यादा एनर्जी को बर्न कर रही होती है, तो लोग उसकी डाइट जो इंटेक है वो बढ़ा देते हैं। लेकिन अब क्या बढ़ाना है, कैसे करना है, वो लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं होती। अब आपने बात की प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन मस्ट है
वो प्रोटीन इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन डाइट। आपने अगर वेट लूज भी करना है या आपने मेंटेन भी करना है, आपने मसल गेन को भी मेंटेन करके रखना है, आपकी प्रोटीन इनटेक लाजमी होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके डिफरेंट इंडिविजुअल गोल के ऊपर। ठीक। अच्छा, हमें ये बताइए कि अगर हमने एक दिन में वैसे एक हेल्दी वेट लॉस के लिए आपको कितनी कैलोरीज बर्न करना होती है? इट डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है और उसकी एज क्या है। ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर गोल्स। अब अगर एक बंदा ओबीज है और एक एक्सेसिव ओबीज है तो उनके डिफरेंट कैलोरीज उनको इनटेक जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए और वो कंपैरिजन किया जाता है उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज से। ठीक, बीएमआई के बाद ही पता चलेगा कि किस बंदे को क्या चाहिए। ठीक, प्रोटीन्स जी। अब प्रोटीन्स में इस तरह से है कि एक तो इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और साथ साथ वेट लॉस में भी अच्छा है। इन केस जैसे लोग बीमार भी होते हैं ना, खासतौर पे किसी को बुखार वगैरह, तब भी हम लोग कहते हैं ना अंडों का इंटेक किया जाए तो हाँ, यखनी बना के दी जाती है। हाँ। प्रोटीन्स का इंटेक इसीलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि वो फाइट करने में जो है हेल्पफुल रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसका इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? चिकन है, फिश है, ठीक है, आपके पास मटन बीफ आ जाता है, तो इनका इंटेक करें। लेकिन बीफ और मटन का खास तौर पे लोग हर रोज़ ना इस्तेमाल करें। ठीक है, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जो है इस्तेमाल करें, से ज़्यादा ना करें। और कोशिश करें कि लीन मीट यूज़ करें, यानी उसकी जो चर्बी है वो अलग करके यूज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है ना कि किस तरह से बनाया जा रहा है, कुकिंग मेथड। चिकन, फिश, हम लोग क्या करें, फ्राई करके चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। कोशिश करें ग्रिल करें या बारबेक्यू यूज़ करें या आप उसे स्टीम करके यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ आप पे कैसे इफेक्ट करेगी, आपकी हेल्थ पे कैसे इफेक्ट। अच्छा सारा, ये जब हम मटन की, बीफ की, फिश की बात करते हैं, जब हम खाते हैं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारा बीपी शूट कर गया। क्या इनके अंदर कोई ऐसे ग़िज़ाई अज्जा है या फिर वो जो हम ऊपर इतने मसाले डालते हैं उसकी वजह से बीपी शूट करता है? ऐसे ही होता है कि अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करें और इस तरह की चीज़ों का, खासतौर पर जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है बीपी की, तो उनमें तो उनको तो ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए भी मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जिन लोगों को बीपी का इशू है वो गार्लिक का इस्तेमाल करें। गार्लिक वैसे ही जो है आपको इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन खासतौर पे जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है वो इसका इस्तेमाल नॉर्मल रखता है, रेंज पे रखता है, बिल्कुल नॉर्मल रखता है। अगर आप रोज़ खाने के बाद जो है ना, सिर्फ एक उसकी जो क्लोव है, एक तूड़ी जो है, उसको कट करके पानी के साथ निगल लेना, तो वो आपकी जो है ब्लड प्रेशर को एग्जैक्टली अगर आप खाना जो भी खा रहे हैं, आप छोटे छोटे पीसेस करके अदरक ऊपर डाल लें, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। एम्प्टी स्टमक, आई वुड सजेस्ट कि एम्प्टी स्टमक भी लिया जाए। बिल्कुल, आई वुड एग्री विद सारा, अगर आप एम्प्टी स्टमक ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सुलेमान, हमें अब ये बताइए कि एक्सरसाइज करने से हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं? लाइफस्टाइल की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन किन किन मसाइल से हम बच जाते हैं? इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्या होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल शूट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद बीपी उनका हाई होता है। अब जब आप फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन आना शुरू होता है, एक नॉर्मल एवरेज लाइन पे आ जाता है, जो आपकी एक हेल्थी इंसान को वो चाहिए। इसी तरह आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली वो एक प्रॉपरली उसकी रेंज के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली जो लोगों को डायबिटीज़ हैं, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, ग्लूकोज उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सरसाइज बेसिकली आपको इन चीज़ों से बचाती है, इन लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ, यानी डॉक्टर से बचा के रखती है। एग्जैक्टली, डॉक्टर से बिल्कुल बचा के रखती है। मैं तो इस चीज़ पे बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव भी करता हूँ और लोगों को कहता भी हूँ कि आप ये दवाइयाँ जितनी भी आप खाते हैं बीपी के लिए, शुगर के लिए, ये आपकी छूट सकती हैं। आप एक प्रॉपर हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें, हेल्थी एक्टिविटी में एंगेज करें अपने आप को। एज आई सेड कि जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप अपना एक उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने शामिल कर लें तो आप ये दवाइयों से भी बच जाएंगे। अच्छा सुलेमान, अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम जब डाइट की बात करते हैं तो कोई एक चीट डे भी रखा हुआ होता है, तो एक्सरसाइज में भी कोई चीट डे होता है या फिर? 100% होता है जी। देखें, आपकी डाइट में चीट डे लाना जरूरी है, नहीं तो आप ज़ाहिर बात है बोर हो जाएंगे। जी एग्जैक्टली, तो वो एक दिन आपको देना पड़ता है, वो आप लें, उसमें आप कुछ भी खाएं पिएं, लेकिन ये नहीं है कि आपने पूरे हफ्ते की जो इंटेक है वो चीट डे में ही पूरी कर लेनी है। हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज, कितने दिन छुट्टी? 4 to 5 डेज आप कर सकते हैं, यानी आप 2 छुट्टियां आपकी हो सकती हैं। नो प्रॉब्लम, यस। क्या बात है, ये तो बड़ा अच्छा है। असल में ये है ना कि एक्सरसाइज में भी आपको रिकवरी चाहिए होती है। अगर आप रिकवर नहीं कर रहे हो ना, आपकी बॉडी इवेंचुअली जो है वो गिव अप कर देती है, वो नहीं एक्सरसाइज कर पाती। दोबारा से एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि उसको ब्रेक, रेस्ट भी मिला जाए। ठीक, अच्छा हमें ये बताइए, आपने जूसेस की बात की थी कि पानी की बहुत ज़रूरत है, हमें जूसेस की बहुत ज़रूरत है। अब हमारे डायबिटिक पेशेंट्स वो सोच रहे हैं, उनको तो
जूस मना कर दिए बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल, इवन के बिल्कुल। डॉक्टर मना करे ना हाँ। करे, घर वाले मना कर देते हैं कि भाई बिल्कुल। आप जूस को देखेंगे भी नहीं। हाँ, अब पी देखिए, सकते हैं वो? नहीं, वो उनके लिए फिर ज़रूरी है कि वो फ्रूट्स का ही इंटेक ठीक है। जो फ्रूट्स उनको अलाउड है सिर्फ वो बोले वो फ्रूट्स ले सकते हैं कि जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो। ठीक। अब जूसेस उनको इसलिए भी अलाउड नहीं है क्योंकि उसमें से फाइबर कंटेंट अलग हो जाता है। फाइबर कंटेंट अलग होता है तो उसकी वजह से उनका ग्लूकोज लेवल एकदम से शूट कर सकता है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, नीचे रखने के लिए ज़रूरी है कि वो जो फ्रेश जूसेस है उनका इंटेक ना करें। ऑब्वियसली आपको फ्रूट से भी वही चीज़ मिल रही है जो आपको जूसेस से मिल रही है, तो आप एज अ होल फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। यानी होल फ्रूट आप हमेशा प्रायोरिटी देती जी, हैं कि आप फ्रूट्स खाएं बिल्कुल। जूस की निस्बत भी। हाँ, उसकी निस्बत। लोग अब जूसेस से ये समझ रहे हैं कि हम डब्बे के जूस लाके पूरा फ्रिज हमने भरा हुआ है, सुबह शाम आते जाते बच्चे स्ट्रॉ लगा रहे हैं, जूस पी रहे हैं और अम्मा समझ रही हैं भाई बच्चे तो बड़े मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसके अंदर एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डले हुए हैं और इतने केमिकल्स उसके अंदर एडेड होते हैं कि जो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ख़राब कर रहे होते हैं, हेल्थ ख़राब कर रहे होते हैं। बच्चों की इतनी हेल्थ ख़राब हो रही है, इतनी यंग बच्चों में जो है बीमारियाँ आना शुरू हो गई हैं। खासतौर पे ऐसी चीज़ों से तो परहेज़ करना चाहिए। पेरेंट्स को घर में ऐसी चीज़ें लानी ही नहीं चाहिए कि बच्चे जो है वो यूज़ करें। ठीक है, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। हमें सुलेमान ये बताइए कि जितने भी लोग, जैसे मैं खाने की बात करी थी, कितने लोग हैं जो हर रोज टिका के खाते हैं, फिर उसके बाद उनको लगता है कि हम आधा घंटा वर्कआउट करेंगे तो हम सब लेवल कर लेंगे, ऐसा होता है वैसे? मेजोरिटी ऑफ पीपल आर लाइक दैट, स्पेशली लाहौर में। तो लाहौर में तो आपको पता है कि शहर ये खाने पीने के लिहाज से मशहूर है। तो लोग जब खाने की बारी आती है, और आजकल तो वैसे भी शादियों का सीजन है, तो लोगों ने इस टाइम तो बिल्कुल ही जो है वो गफलत बरती हुई है, क्योंकि बस खाने पे जोर है। और उसका एक्सरसाइज पे तो आई वुड से कि एक्सरसाइज तो लीस्ट प्रायोरिटी पे होती है, ठीक है। अगर शादियों का सीजन अभी चल रहा है तो लोग खाने को बस कहेंगे कि जी हम खा लेते हैं। अच्छा, फिर लोग समझते हैं कि ये पहला और आखिरी खाना है जिंदगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए, मैं यही बात करता हूँ कि वट एवर यू टेकिंग इन साइड, आपने उसको बर्न भी करना है, आपने उसको निकालना भी है, ठीक है। और ये एक बड़ा इस पे रिसर्च भी है कि वट एवर यू ईट दैट व्हाट यू बिकम्स, ठीक है। आप जैसा खाना खा रहे होंगे वो वैसे ही फॉर्म में आप बाहर आ जाएंगे। अगर आप बर्गर खाएंगे तो आपको बर्गर ही बन जाएंगे, ठीक है। आप हेल्दी फ्रूट्स खाएंगे, आप स्ट्रॉबेरीज, ये ब्लूबेरीज वगैरह चीजें खाएंगे तो आपके वो चेहरे से पता चलना शुरू हो जाएगा कि एक इंसान हेल्दी डाइट लेता है। ठीक, हमें सारा ये बताइए अब कि जंक फूड कितना खतरनाक, फ्रोजन फूड कितना खतरनाक? जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह, इसका तो परहेज़ करना ही चाहिए। अगर कभी लाइफ में अगर आपको दिल कर रहा है कि भी आपने महीने में खाना है और आपको जैसे वीकेंड्स पे अक्सर लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए, तो वंस इन अ वाइल लेने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको हैबिट नहीं बनाना कि हर दूसरे दिन आप उसका इंटेक करें। दूसरा, जब फ्रोज़न फूड्स की बात है, जैसे हम लोग अक्सर मीट प्रोडक्ट्स भी लेके आते हैं जो फ्रोज़न होता है, तो फिर उसके मामले में खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोशिश करें फ्रेश मीट यूज़ करें, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स। और हमारे यहाँ तो इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें आसानी से अवेलेबल है और लोगों के लिए आसानी यही होती है कि वो उसको बस ले आएँ और फ्राई कर लिया और बना लिया तो आसानी से बन जाता है, लेकिन वो ख़तरनाक भी हो सकता है आपके लिए। तो कोशिश करें कि फ्रेश प्रोडक्ट्स जितना फ्रेश यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अच्छा, फ्रोजन की जब हम बात करते हैं तो जब हम चिकन की, मीट की, प्रोटीन की बात करते हैं तो शहरी तो इस्तेमाल ही फ्रोजन कर रहे हैं। पूरे महीने का लाके आपने फ्रीज किया हुआ है डीप फ्रीजर में और उसके बाद वहां से आप निकाल के इस्तेमाल। बहुत ज़्यादा अरसे के लिए भी नहीं होना चाहिए। वही मैं बात कर रही हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन आप जैसे इस्तेमाल करें वो जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। ज़्यादा अरसे के लिए। बहुत शुक्रिया सारा, बहुत शुक्रिया सुलेमान नूर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो फिर 2021 का आगाज होने वाला है, जरा खाने पे कंट्रोल रखिए और फिटनेस को अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अनिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जान रहे हैं, बात कर रहे हैं कि किस तरह से क्रिएटिविटी की जा सकती है, किस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें घर में बैठे हुए बआसानी बनाई जा सकती हैं। अनिला, हमें अब ये बताइए कि आपने प्रोग्राम ब्रेक पे जाते हुए हमें बताया था कि कुछ सब्जियां, कुछ फल आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अभी तक क्या क्या इस्तेमाल? जैसे ड्राई फ्रूट का आजकल मौसम है तो मूंगफली के छिलकों को आप, वो ऑलरेडी ड्राई होते हैं, आप उनके ऊपर पेंट करें, उनके ऊपर आप स्माइली फेस बनाएं। इसके अलावा अखरोट के जो छिलके होते हैं हार्ड होते हैं, उससे आप वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। एक थ्रेड लें, उसके ऊपर पेंट करके पेंट कर दें, हाँ। शाइनी पेंट करें, उसके ऊपर स्प्रे करें, उसके ऊपर शाइनिंग कराएं और उसको आप थ्रेड के साथ लगाएं और उसकी वॉल हैंगिंग बन जाती है, इतनी बहुत खूबसूरत सी। ठीक, पिस्ताशियो के छिलकों को भी इस्तेमाल किया बहुत यूज होता है, उसको तो आप जैसे मर्जी यूज करें। अच्छा, आपने अपने घर को कितना सजा रखा है खुद हाथ से बना के चीज़ें? मैंने अपने रूम को एक फुल टाइम आर्टिस्टिक रूम बना के रखा हुआ है। मेरी सिस्टर एक पेंटिंग करती है,
मैं ये चीज़ें क्राफ्ट वगैरह का काम करती हूँ। हमने एक अपनी पूरी विंडो को यानी वो एक आपकी अलग ही दुनिया बनी हुई। एग्जैक्टली, एक हमारा एक शोरूम टाइप हो जाता है घर। ठीक। अच्छा अनिला से हम एनवेलप्स की बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये तो है जी एक एनवेलप जिसको बड़ा खूबसूरती से सजाया गया है। इसके ऊपर पर्ल्स भी लगाए गए हैं और बाकायदा तौर पर इसको बड़े अच्छे से कटिंग्स की गई हैं। अब इसके अंदर जो कार्ड है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कार्ड एनवेलप से भी ज़्यादा खूबसूरत है, जिसके ऊपर गुलाब के फूल भी हैं और प्यारे प्यारे से फूल भी बनाए हुए हैं गुलाब के, और कुछ लिखा नहीं हुआ इन कार्ड्स के ऊपर, आपने विशेष नहीं लिखी हुई। हाँ, ये चीज़ मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि जिसने देना होता है अगर वो अपने हाथ से हैंड रिटन में लिखेंगे, दैट विल बी मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। उनके लिए तो बहुत एक अच्छा होता है कि अगर अपने हाथ से, एक उनके लिए मेमोरेबल होती है चीज़, अपने पास वो सेव रखेंगे, जब भी वो ओपन करेंगे उनको पता होगा मुझे किसने दिया था कार्ड विद देयर नेम। ठीक, मैं दिखाना चाहूंगी, ये कार्ड ओपन भी होता है बाकायदा तौर पर, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक तरफ ये देखिए जी, और अंदर से भी कार्ड होता है, खूबसूरत है जितना कि बाहर से बनाया गया है। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? कलर कॉम्बिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बर्थडे कार्ड्स हैं उसके लिए आपको थोड़े से फंकी टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं, डिपेंड करता है कस्टमाइज कुछ बनवाते हैं, अगर वो उनके अकॉर्डिंग होता है कि उन्होंने फंकी बनवाना है या फिर प्लेन बनवाना है, तो उसके साथ साथ ही कलर कॉम्बिनेशन मैच करना। आपको कौन से कलर्स बहुत पसंद है जिनका इस्तेमाल करना आपको बहुत अच्छा लगता है? ब्लैक, रेड एंड ब्लू। अच्छा, तो ये जो आपने गिफ्ट बॉक्सेस बनाए हुए हैं, यानी घर में किसी भी चीज का डब्बा है उसका क्या करें, उसके ऊपर कौन सी शीट को रैप करें? हाँ, फॉर एग्जाम्पल शू बॉक्स आप ले लें, उसकी आप साइड से कटिंग कर लें, वो ओपन हो जाएगा। ठीक, उसके ऊपर आप क्रेप पेपर लगा लें या फिर एक और शीट होती है कंप्यूटर शीट, उसके छोटे छोटे पीसेस लगा लें, कटिंग हार्ट की कर लें, वो पेस्ट करें एंड देन यू विल क्लोज द बॉक्स। तो जैसे मैंने बॉक्सेस रखे हैं वो सेम वैसा बनेगा गिफ्ट बॉक्स, और उसके अंदर आप चॉकलेट साइड पे लगा लें, हैप्पी बर्थडे ग्रीटिंग्स लिख लें पेपर शीट पर कुछ लिखकर अपनी हैंड राइटिंग से, और वो पूरा एक खूबसूरत गिफ्ट बन जाता है। अनिला, आपको देखते हुए आपकी फैमिली में, आपके कजन्स में, आपके दोस्तों ने, किसी ने इस काम को अपनाया, शुरू किया कि हम भी करना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं? सीखना तो वैसे कोई, सीरियसली मैं बताऊं इस सोसाइटी में कि अभी तक तो लोग कहते हैं कि हमें बहुत खूबसूरत चीज़ें लगती हैं, दे वांट टू बाय दिस बट दे डोंट वांट टू इसके ऊपर काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं बनाना चाहते हैं। जी, वो समझते हैं कि ये एक बहुत ही बस एज ए फन के लिए ठीक है, एज ए अर्निंग पॉइंट के लिए इस पर बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए यानी लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन बनाना नहीं चाहते, बनाना सिर्फ अपने फन के लिए थोड़ा सा चाहते हैं, क्योंकि इस पर लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, तो वो इसको इतना एज ए प्रोफेशनल वर्क के तौर पर यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में जितने भी लोगों के बर्थडेज या फिर कोई भी सेलिब्रेशंस होती होंगी, आप तो फिर काम पे लग जाती होंगी कि मैं तो खुद कार्ड बना के? जी, वो सारा काम फिर मेरे ऊपर होता है कि मैंने सारी डेकोरेशन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग फिर मैंने ही करना होता है। ठीक, हमारी जो माएँ हैं वो बहुत परेशान है, उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए कि अच्छे से उनका टाइम भी गुजर जाएगा, कुछ सीख भी जाएंगे? पेरेंट्स को फर्स्ट इस चीज़ पर एग्री होना चाहिए कि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, इनके बच्चे करेंगे तो क्रिएटिव बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही रफ चीज़ है कि बच्चे बस अपना टाइम वेस्ट करें, इट्स नॉट अ टाइम वेस्टिंग। एक अच्छा काम है, बच्चे किसी और बैड हैबिट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, डिजिटल चीज़ों पर नहीं जाते हैं, लैपटॉप यूज़ नहीं करते हैं, कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं, मोबाइल आईपैड हर कोई जितना मर्जी यूज़ करवा ली वो कर सकते हैं, लेकिन ये एक काम है, अगर आप बैठे रहेंगे आपका एक दिमाग अच्छी तरह से यूज़ होता है, रफ चीज़ में यूज़ नहीं होगा। आपको कभी किसी ने कहा है कि भाई लड़की ये किस काम पे लगी हुई हो, ये किसने देखना है, ये किस काम का है, इससे अच्छा तुम कोई और काम कर लो? बहुत दफ़ा मुझे बातें सुनने को मिली हैं। लेकिन जब वो मेरा काम देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, आप ये स्टार्ट करो। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप इतनी मेहनत करते हो तो कोई अपना स्टोर, कोई ऑनलाइन आपका कुछ ऐसा करने का प्लान है कि इसको एज अ बिजनेस अपना लो? यस, आई एम ऑल्सो डूइंग 10 ईयर्स से मेरा काम चल रहा है। अच्छा, हैंडमेड ऑनलाइन काम, नीलीज हैंडमेड क्राफ्ट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, यूट्यूब यानी आप ऑलरेडी इसको एज अ बिजनेस भी लेके चल रहे हो। फीडबैक क्या है लोगों का? बहुत 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 अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, यानी लोग आपको बहुत ऑर्डर करते हैं? बहुत ऑर्डर्स आते हैं। अब मुझे ये बताइए, हमने बहुत बार देखा है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग, मेरे साथ अपने बहुत बार धोखे हो चुके हैं कि जो भी नई वेबसाइट में ट्राई करती हूँ वहाँ से दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है और पहुँचता कुछ और है। अगर आपके कस्टमर शिकायत करते हैं तो फिर आपको उनको किस तरह से सेटिस्फाइड करते हैं? मोस्टली मेरे कस्टमर्स मेरे रेफरेंस के थ्रू ही होते हैं। मैं ऑल ओवर लाहौर में मैंने इवेंट्स किए हैं, वहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं, तो बहुत सारे लोग मेरे वहाँ से कस्टमर्स बने हैं, तो वही मुझे ऑर्डर देते हैं, आगे वो रेफरेंस देते हैं किसी को मेरा, तो उन्हें पता होता है कि किसी ऑथेंटिक रेफरेंस से आए हैं, तो वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं। इवेंट्स किस टाइप के होते हैं? और हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड नहीं है ना, हमारे यहाँ इस तरह के बहुत कम वर्कशॉप्स, बहुत कम इवेंट्स होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी सिखाई जाती है।
होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जहाँ पर मैं जाकर बच्चों को सिखाती भी हूँ, मेरे घर में बच्चे भी सीखने के लिए आते हैं और एक मेरा भी टाइम अच्छा गुजर जाता है। पेरेंट्स की तरफ से भी होता है कि इनके लिए इनके बच्चे कुछ अच्छा हेल्दी वर्क सीख रहे हैं। ठीक, इसका मतलब है कि आप क्रिएटिव टीचर भी हैं। जी। अच्छा, आप कार्ड्स तो बनाती हैं, उसके साथ साथ आपने गिफ्ट बॉक्सेस भी बताए हैं कि बनाती हैं, इसके अलावा क्या करती हैं? इसके अलावा मैं टीचिंग कर रही हूँ लेकिन हाउस स्कूल में। ठीक, वहाँ पर ही स्टूडेंट्स को ये भी सिखाती हूँ साथ साथ। अच्छा, क्रिएटिविटी में मजीद क्या करती हैं? लाइक बहुत सारे लोग हैं वो डो को बड़ा पसंद करते हैं, स्टॉकिंग शीट्स को इस्तेमाल करते हैं फ्लोरल के लिए, बड़े अच्छे अच्छे डेकोरेशन के लिए, आप भी वो करते हो या फिर अभी तक इधर ही है? मैं पेंटिंग की तरफ थोड़ा सा मेरा है कि मेरी इसमें थोड़ी सी कम, मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन मैं वो सीख रही हूँ अब। ठीक, प्लान क्या है, क्या करना चाहते हो? इंशाल्लाह आई वांट माय ओन बिग Workshop? स्टोर। यस, कि वहाँ पर मेरे जो मेरा मेन है वो ये है कि मैं कुछ लोगों को अपने साथ अटैच करूं जो नीडी हों और उनके साथ मिलकर, ताकि उनका भी प्रॉफिट मिले और मुझे भी कुछ पॉकेट मनी आता रहे। ठीक, कि किसी की हेल्प हो जाए मेरी इस छोटे से काम की वजह से। घर वालों से कितनी सपोर्ट मिल रही है? घर वालों से 100% सपोर्ट मिलती है। ठीक, अम्मा अब्बा खूब सपोर्ट करते हैं? फुल टाइम सपोर्ट करते हैं। जहाँ भी जाना होता है, किसी भी सिटी में इवेंट करना हो या फिर वर्कशॉप हो, तो वो मुझे परमिशन देते हैं कि आप जाएं, बल्कि वो मेरे साथ हमेशा जाती हैं। हमेशा जाते हैं, साथ भी लेके जाते हैं। और फिर बड़ा आपकी बहन तो आपके साथ ये काम कर ही रही है, कभी होती है नोक झोंक के भाई इधर तो ये चीज़ नहीं लगनी थी, इधर तो ये लगना था, इधर ये कलर नहीं होना था, इधर ये होना था? कभी कभार होता है ऐसे, हम दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर सेम ही है तो मिक्सअप नहीं होता कभी। अच्छा, हमें अनिला ये भी बताइए कि जिस तरह से आपके पास कुछ चीज़ें भी है, मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को भी कुछ बना के दिखाएं कि आप बहुत जल्दी से क्या बना सकती हैं और कितना टाइम लग सकता है। सिंपल सा है। हाँ, बस आपने एक चार्ट पेपर को A4 शीट में काट लिया। ठीक, ये हार्ड चार्ट है ना हमारे पास? जिस हार्ड चार्ट पेपर। ठीक, अगर आपके पास घर में कुछ कटर्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हैंडमेड कार्ड बनाने के लिए खुद से भी हाथ से कटिंग कर सकते हैं। मेरे पास अभी जो इजी वर्क है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक, इसको आपने ट्विस्ट किया। अच्छा, ब्लैक पे रेड का हमेशा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। हाँ, अरे क्या बात है, यानी आपने साथ साथ सारी आसानियां भी रखी हुई हैं। बिल्कुल, जितना टाइम कम लगेगा आपका कार्ड उतनी जल्दी मजे का बनेगा। ठीक, ये हार्ट शेप कटिंग हुई है जी? जी, ये हार्ट शेप पहले ली है, लेकिन आगे आपने इसे क्रिएटिव यूज करना है तो मैंने इसको बटरफ्लाई बना लिया। अच्छा, इसे ठीक जस्ट होगा हार्ट जी। शेप। हाँ, ये हार्ट शेप भी है लेकिन इसका बटरफ्लाई भी बन सकता है। ये थोड़ा सा छोटी बटरफ्लाई बना लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिला सहर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और आपने जल्दी से दिखा दिया कि ये काम ठीक है शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएगा। नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।